दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का लास्ट टॉपिक। यह है आपका टॉपिक नंबर 1.4 समन्वय, अवधारणा एवं महत्व। कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेट करके चलना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट करके तालमेल बना करके चलो। अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए, हम लोग अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि तालमेल बना के चलना। तालमेल इन द सेंस, जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका फ्रेंड कुछ काम कर रहा है और दोनों को ही पता नहीं कि क्या क्या काम कर रहे हैं, तो दोनों उस काम को अपने अपने तरीके से करेंगे और बाद में हो सकता है कि रिजल्ट दोनों के अलग आ जाएं। इसको मिला सेम रिजल्ट आने के लिए या बेटर रिजल्ट आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप दोनों क्या काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से जैसे इसके अंदर समझाया भी गया है बुक के अंदर कि 2+2 = 5। 2 और 2 5 होते हैं। मतलब 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 2 व्यक्ति और मिल के काम करें तो वो 5 लोगों के बराबर काम करते हैं। और यही मेन अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेशन का। तो समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों को सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। कोई भी 2 एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी, 2 से ज़्यादा एक्टिविटी चल रही हैं और उन एक्टिविटीज़ के साथ में तालमेल करके और उनके साथ में काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। मेरे लिए बेस्ट डेफिनेशन मैं मानता हूँ कि टूल किट वाली डेफिनेशंस होती हैं, तो वो छोटी भी होती हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी राइटर की डेफिनेशन को लिखते हो तो उस राइटर का नाम मेंशन करना पड़ता है और उसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। टूल किट वाली डेफिनेशन आप अपनी मर्जी से बना करके लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। मतलब इसके अंदर अभिप्राय में प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो कार्य हो रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच तालमेल बिठाया जा सके। और तालमेल बिठाया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको ईजिली और इफ़िशिएंटली अचीव किया जा सके। एक डेफिनेशन बहुत है हमारे लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की खासियत क्या क्या होती है। सबसे पहले, समन्वय एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। देखो जी, हम बिजनेस के अंदर जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक तरीके की प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑल जो बुक का नाम है मैनेजमेंट है और बुक एक मैनेजमेंट ही अपने आप में एक प्रोसेस है। तो इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें आने वाली सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रोसेस ही होंगी। तो जैसे कोऑर्डिनेशन है, ये भी क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट है आपका, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, दोनों अलग अलग मेहनत कर रहे हैं, उसका इतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। पर अगर हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे उसका ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। तो समन्वय के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य को, उनकी मेहनत को मिला दिया जाता है। इस तरीके से करवाया जाता है ताकि दोनों मिलजुल करके काम करें। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट ने 2000 यूनिट का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से ही सिर्फ 1500 का ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, 500 का मिसमैच हो रहा है। अगर ये दोनों आपस में तालमेल बिठाएं तो हो सकता है कि जितने की ज़रूरत पड़े उतना ही परचेज किया जाए। तो इसे कहते हैं तालमेल बिठाना। दूसरा पॉइंट है आपका विशेषताओं में, समन्वय प्रयास की एकता को सुनिश्चित करता है। प्रयास की एकता मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन। समन्वय की प्रकृति प्रयास की एकता पैदा करना है। इसका मतलब जब प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे प्रयास मतलब हमारी मेहनत, हमारा काम करने का तरीका और किसी सामने वाले के काम करने के तरीके को दोनों को मिला देता है और इस तरीके से बना देता है कि दोनों ही एक उद्देश्य के लिए दोनों काम कर रहे होते हैं, तो उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया जी, ये जो पॉइंट है ना, इसे इसे तो आप अच्छे से रट लोगे क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि हर चैप्टर के अंदर ही आने वाला है ये वाला पॉइंट। एक सतत प्रक्रिया है मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट की फीचर्स जब पढ़े थे तो उसके अंदर भी देखा था कि मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम एक चीज़ का कोऑर्डिनेशन करते हैं, किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे ही वो कार्य कंप्लीट होता है फिर हम किसी और चीज़ का कोऑर्डिनेशन करने लग जाते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन हमेशा करते रहना पड़ता है। अगर आपने कोऑर्डिनेट करना छोड़ दिया, आपके रिजल्ट आना वहाँ ख़राब हो जाएंगे, आपके आउटपुट गड़बड़ होने लग जाएगी, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमेशा ही होते रहना चाहिए। अगला है समन्वय एक सर्वव्यापक क्रिया है। सर्वव्यापक क्रिया मतलब हर जगह काम आने वाली प्रक्रिया। जैसे आप लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा था कि हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इसी तरीके से ये भी पॉइंट जो है हर चैप्टर में कॉमन रहेगा। तो समन्वय एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। सर्वव्यापक हर लेवल पे, चाहे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, लो लेवल मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल पे ही ये जो है काम आता है। इसलिए इसकी जो है इसे ऑल परवेजिव कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका समन्वय सभी प्रबंधकों को उत्तरदायित्व है। मतलब समन्वय जो है सभी प्रबंधक इससे उत्तरदायी होते हैं। इसके अंदर इसे जानबूझ करके करना पड़ता है। मतलब अगर आप चाहो कि अपने आप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलना पड़ता है, तब जाकर के कोऑर्डिनेट होता है। और इससे सभी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चले। तो ये इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये मैनेजर्स को रेस्पॉन्सिबल बना देता है, मतलब उत्तरदायी बना देता है कि अगर कोई गलती हो रही है या कुछ कमी हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है, तो आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो कि काम क्यों नहीं हो पाया, आपने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया। समन्वय जानबूझकर किया जाने वाले कार्य है, अपने आप नहीं हो पाता सर, ये आपको करना पड़ता है। समन्वय कभी कभी अपने आप स्थापित नहीं होता, बल्कि यह जानबूझ करके किया गया एक प्रकाश है। केवल सहयोग से बात नहीं बनती, यह सहयोग से बात नहीं बनती, आपने अपना सहयोग दे दिया नहीं, आपको सामने वाले को साथ लेकर चलना होता है, सभी को साथ लेकर के चलना होता है, तब जा कर के ये कंप्लीट होता है, वरना ये नहीं हो पाता। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, पॉइंट्स खत्म हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर। अगला है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस के अंदर भाई क्यों महत्व है, क्या महत्व है इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। संगठन का आकार, मान लीजिए संगठन आपका बहुत बड़ा है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्री कई जगह पे बिजली भी बनाती है, कई जगह पे सिम कार्ड का काम करती है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन का काम है, कई जगह पे मोबाइल फ़ोन्स भी बनाते हैं, जैसे पहले CDM के मोबाइल फ़ोन्स आते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए काम करने के, पर कंपनी तो एक ही व्यक्ति की है। तो अगर आप इनको मैनेज करके नहीं चलोगे, साथ में लेकर के नहीं चलोगे, तो होगा क्या कि कौन कितना कमा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है, कितना खर्चे कर रहा है, ये पता ही नहीं चल पाएगा। तो अगर इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जितनी बड़ी संस्था उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का महत्व तो बढ़ जाता है। आप एक छोटी सी शॉप में चले जाओ, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले हो, अकेले दुकानदार हो या अकेले दुकान के मालिक हो, और वहाँ पे आपको अकेले ही सब कुछ करना है, तो आपको कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए नहीं है। बट जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे वैसे संगठन के अंदर कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है, ज़रूरत बढ़ती जाती है, वहाँ पे नीड्स बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। अगला है कार्यात्मक और विभेदीकरण फंक्शन। फंक्शनल डिपार्टमेंट के हिसाब से जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि फंक्शन के बिहाफ पे, जैसे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे। जैसे परचेज़ के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, सेल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तब जा करके काम पूरा हो पाएगा, वरना काम नहीं हो सकता। आउटपुट सही नहीं आ पाएंगे, काम सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, अलग अलग काम कर रहा है। तो इसलिए उनको एक दूसरे से मिल करके करना पड़ेगा।
दूसरा स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आती है। कैसे जी? अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम एक व्यक्ति को देते हो और वो व्यक्ति हमेशा उसी काम को करता है, जैसे परचेज मैनेजर जो होगा वो सिर्फ परचेज का काम करेगा, तो इसका मतलब वो परचेज में एक्सपर्ट है। सेल्स मैनेजर सेल्स का काम करेगा, इसका मतलब वो सेल्स में एक्सपर्ट है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट है। तो सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड हैं सब अपने अपने काम में। बट अगर इन्हें इकट्ठे करके नहीं चला जाएगा, एक साथ लेकर के नहीं चला जाएगा, तो ये काम ये सब अकेले अधूरे हैं। ये मिलते हैं, साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद ही जा कर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, वरना अकेला कोई भी काम के लायक नहीं है। ये सारे अगर मिल के काम करेंगे तभी हमारा बेटर रिजल्ट आ पाएगा। इसीलिए जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है वहाँ पे समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं और आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है तो आप पूछिए, कोई भी डाउट है आप मुझे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे पे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, टॉपिक बड़े होते हैं, वीडियोस छोटी होती है, छोटी वीडियोस में समझाना होता है। मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो उस क्लासेस में जो है एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 1 से 1.5 घंटा बोलता हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए एक बार। ठीक है, बाय बाय।